Hey guys, welcome to Palivia, your new Chuji buddy, dreaming, believing, and achieving together. So, here we are with a new video of ours in which we are going to cover the cell chapter in actually the most possible way to remember, as well as the shortest time, ताकि हम इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी एक रिकैप हो जाए हमारे इस चैप्टर का, प्लस जल्दी से आपके दिमाग पे भी चले जाए. सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम and get on to the video. So here we are. So the first thing हमने जो डिस्कस करनी है the cell unit of life. So what basically cell is? Cell, anything less than a cell does not define as a independent living organism. मतलब सेल तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता ही होता है. जिसके अंदर सेल नहीं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेल इज़ लिटरली द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो कि सारी चीज़ें हमारा कंट्रोल करता है, और इसी से आगे हमारे जो ऑर्गन टिश्यू लेवल ये सारे बनते हैं. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था. सो बेसिकली हम पॉइंटर्स आपको वो मिल जाएंगे, but we are going to discuss point by point. So the really first thing is, of course, it is the basis of life, and the second and the most important is it is the fundamental structural and functional unit of life. ठीक है, सो ये हम बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये एन की लाइन है, क्योंकि इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एज वेल एज एनीथिंग लेस देन द सेल इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमें ये बिल्कुल याद रखना है. And next thing is that all organisms are composed of cells, as we already discussed. ठीक है, जो भी सेल जिसके अंदर सेल नहीं होगा वो एक डेड ऑर्गेनिज्म होगा. सो नेक्स्ट व्हाट आई हैव रिटन हियर इज़ द होल लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट, ताकि आपको बार बार हर एक लाइन में अंडरलाइन करने की ज़रूरत ना पड़े. सो मैंने सारे फर्स्ट में ही लिख दिए हैं ताकि हमें याद रहे. सो लेट्स स्टार्ट. So the really first is G. N. Ramachandra. It is page by page. I have tried that. G. N. Ramachandra is the one who described the structure of collagen. And ये जो है ये हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पेज में है NCERT के, क्योंकि इस बार नीट में बहुत ऐसे क्वेश्चंस आए हैं तो हमें ये करने हैं. ठीक है, अगर और डिटेल में मुझे नहीं लगता ये पूछेगा और ना ही आने वाला, बट स्टिल हमारे बेसिक नॉलेज में और कुछ भी आ सकता है तो हमें ये पूरा पढ़ना पड़ेगा. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट हुक डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल, डिस्क्राइब्ड अ सेल विच वाज एक्चुअली अ लिविंग सेल. रॉबर्ट हुक वो इंसान था जिसने पहली बार एक सेल को डिफाइन किया था, पर वो सेल एक लिविंग सेल नहीं, एक्चुअली में डेड सेल था. एंड द सेकेंड, एक्चुअली थर्ड, रॉबर्ट ब्राउन डिस्क्राइब द न्यूक्लियस. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिफाइन किया था. तो ये याद रखना, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन भी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा. ऐसे याद रखना कि न्यूक्लियस ब्राउन. ठीक है, न्यूक्लियस ब्राउन, न्यूक्लियस जो है वो ब्राउन होता है, ऐसा नहीं होता है, निमोनिक है. द नेक्स्ट इज एंटन वॉन ल्यूवेनहुक हु डिस्क्राइब द लाइफ सेल. अब ये फिर एक कन्फ्यूज़न है रॉबर्ट हुक एंड एंटन वॉन ल्यूवेनहुक में, कि एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने एक फर्स्ट टाइम एक सेल को डिफाइन किया था, वो एक्चुअली में एक डेड सेल था. और एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने एक लाइव सेल डिस्क्राइब किया था, लाइव लिविंग सेल. और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल, पर जो पहली बार किसने, अगर हम पूछेंगे कि सेल डिस्क्राइब था, so it was Robert Hooke. And who described a living cell, then it will be Anton von Leeuwenhoek. But if it will be asked that who described a cell first, irrespective of living or dead nature, was Robert Hooke. ठीक है, अब नेक्स्ट फिर अब इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों हमें याद रखना है कि इनका ओरिजिन कौन सा था, इनकी हाइपोथेसिस इन्होंने क्या दी थी, इन्होंने क्या स्टडी किया था और कौन से ईयर में दिया था. सो द रियली फर्स्ट इज मैथेंस क्लेडन. ठीक है, ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट who gave his study in 1838. तो हमें ये बिल्कुल याद रखना कि मैथेस क्लेडन कौन था, एक जर्मन बॉटनिस्ट जिसने अपनी स्टडी की थी 1838 में. एंड what was the study all about? It was that he examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells which form the tissue in turn. ठीक है, बेसिकली उसने बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर एग्जामिन किया और उनको बहुत स्टडी किया और फिर ऑब्ज़र्व किया कि लास्ट में कि सारे प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग तरह के सेल से बनते हैं, और सेल आगे जाके टिश्यू बनाते हैं प्लांट के. जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सेल जो है टिश्यू बनाता है, सेल जो है वो टिश्यू बनाता है,
और उसके बाद जो टिश्यू है वो ऑर्गन लेवल बनाता है, ऑर्गन लेवल इन टर्न मेक्स द ऑर्गन सिस्टम. So it is important for that purpose. And the next was our Theodore Skevan. He was a British zoologist who gave his study in 1839. Theodore Skevan कौन था? British zoologist था 1839 में था, who studied different type of animals. ठीक है. And he reported that all animal cells had a thin layer, plasma membrane जिसको हम कहते हैं. और he gave a study that animal cells जो है उसने डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल सेल को स्टडी किया और उसने ये बताया लोगों को कि जो एनिमल्स हैं उनके पास एक थिन लेयर होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. और उसने साथ में ये भी बताया कि सारे सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं. एंड सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से ही बनते हैं. मतलब इसने ये भी बताया था कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं एट द एंड और किसी चीज़ से नहीं बनते, सेल से ही बनते हैं और आगे जाके भी सेल से कंबाइन करके सेल के ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें और कोई चीज़ नहीं होती. ठीक है. तो इन टर्न ये सब कुछ हमने जो पढ़ा है कि हर एक चीज़ सेल से ही बन रही थी उस टाइम पे, एंड एक्चुअली अभी भी बनती है. मतलब बॉडी की बात करें सेल से ही बनती थी और आगे भी जो बनती थी वो प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनती थी. और जो उनके एंसेस्टर्स थे वो भी सेल ही थे. एंसेस्टर मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आगे वाले सेल बन रहे थे और आगे जाके वो जो सेल हैं वो भी आगे जाके सेल ही बनाते थे. ठीक है. एंड ये कंफ्यूज नहीं होना. ब्रिटिश जूलॉजिस्ट याद रखना. थियोडोर स्केवान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट 1839. मैथ्यूस क्लेडन जर्मन बॉटनिस्ट 1838. तो ये एक शॉर्ट फॉर्म लिख लो कि बीबी कभी बीबी जी बीबी दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे. ब्रिटिश एंड बॉटनिस्ट इकट्ठे नहीं आएगा. ब्रिटिश एंड जूलॉजिस्ट आएगा, जर्मन एंड बॉटनिस्ट आएगा. ठीक है. बीबी नेवर. एंड फिर लास्ट में इन दोनों ने मैथ्यूस क्लेडन और थियोडोर स्केवान ने एक सेल थ्योरी दी थी. एक्सक्यूज़ मी. दोनों ने सेल थ्योरी दी थी और ये जो सेल थ्योरी थी काफ़ी एक्चुअली बहुत फेमस हुई थी बाद में. ठीक है. तो वो हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे करी थी, क्योंकि जो इन दोनों ने दी थी वो जो इन दोनों लाइक स्केवान और स्क्लेडन ने जो फॉर्मुलेट की थी सेल थ्योरी, वो थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म. वो उनकी थ्योरी इतनी वैलिड नहीं थी कि वो प्रूव कर सके सारी चीज़ों को और बता सके कि हाउ न्यू सेल्स वो फॉर्म्ड. ठीक है. देन हमारे आते हैं रुडोल्फ विर्क्रो 1855. He gave his study and told the world that omnicellula is cell, which means cell divided and new cells are made from the pre-existing cells. इसने भी कहीं ना कहीं सेम चीज़ बोली. सेल्स जो हैं वो पहले जो सेल एग्जिस्ट करते थे उसी से बनते थे और आगे जाके भी कहीं ना कहीं सेल ही बनाते थे. पर उसका ही आगे जाके सेल वाला इसने नहीं लिखा. ओमने सेलुला ए सेलुले कि सेल डिवाइड करते थे और न्यू सेल्स जो हैं वो पहले वाले सेल से ही बनते थे. ठीक है. फिर लास्ट में इसने जो रुडोल्फ विर्क्रो था इसने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था आगे जाके, क्योंकि स्क्लेडन और स्केवान तो इतनी वैलिड सेल थ्योरी दे नहीं पाए थे. उन्होंने फॉर्मुलेट की थी बट दे वर नॉट एबल टू गिव इट. बट जो रुडोल्फ विर्क्रो है इसने फॉर्म आगे मॉडिफाई की थी एक्चुअली कि और सेल थ्योरी दी थी जो मैंने लिखा भी मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि वो सेल थ्योरी का मैंने यहीं पे मेंशन किया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड ऑल सेल्स आर राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. सेम बात. सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते थे और आगे जाके प्रोडक्ट ऑफ सेल से ही बनाते थे. ठीक है. एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग शेप्स ऑफ सेल. ठीक है. ये इससे बहुत क्वेश्चन आता है. आपको पिक्चर्स